हाँ जी, सारा बयान राम राम। देखो आज का मतलब आज के दिन का जो इंडियन एक्सप्रेस है, हम द हिंदू भी करेंगे अगर आज का टाइम मिला तो। देखो, इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेनेशन आया है, कोई इसको एडिटोरियल भी बोल सकता है, बहुत सारे को ओपिनियन लगता है। देखो, इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ है, स्टेइंग इन यूएस हाउ रूल वुड चेंज एंड देयर इम्पैक्ट, कि उनके जो रूल वगैरह है कैसे इन्फेक्ट करेंगे भारतीय वीजा धारक स्टूडेंट्स को। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, हम पढ़ेंगे F1 H1B वीजा क्या है, F1 वीजा क्या है, और क्या नए रूल बदले हैं। अब क्या हेडिंग क्या, अमेरिका में पढ़ाई नियम कैसे बदल सकते हैं और पहले से वहाँ मौजूद छात्रों को अब क्या करना चाहिए। अमेरिका में पढ़ाई अब मुश्किल, नए वीजा नियम से 4 साल बाद बाहर का रास्ता। अब ये 4 साल बाद में मान लो किसी को 10 साल पढ़ना है, 4 साल की टाइम पीरियड लगा दी वीजा पे, वो कैसे वीजा लेगा, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले 2025 में अमेरिका के स्टूडेंट वीजा के नियम में बदलाव हुआ है, मतलब इसी साल बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है, क्या हुआ है, ऐसा हुआ है 28 अगस्त 2025 को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड एंड सिक्योरिटी, जिसे हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें वैसे ये डिपार्टमेंट सरकारी, वो एक ड्राफ्ट लेके आई है। मतलब कानून बना नहीं है लेकिन कानून बनेगा, उसका ड्राफ्ट लेके आई है, एक ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अब तक लागू ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस सिस्टम का मतलब कि अगर आप वहाँ पढ़ने जा रही हो अमेरिका में, जब तक आपकी पढ़ाई ख़त्म नहीं होती, चाहे 10 साल 15 साल 20 साल, तो आप यूएस में रहोगे। अब ये कह रहे हैं कि हम उसको ख़त्म कर देंगे। ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस सिस्टम के तहत F1, मतलब जो भी, देखो यूएस में जाते हो तो हम पढ़ेंगे H1 वीज़ा, H1B वीज़ा। अगर स्टूडेंट जाता है उसको मिलता है F1 वीज़ा, जो एकेडमिक स्टूडेंट है उनके लिए। मान लो भारत से कोई यूनिवर्सिटी से लड़का ट्रेनिंग करने जा रहा है, कोई टीचर वहाँ ट्रेनिंग करने जा रहा है, उसको वीज़ा मिलेगा J1 वीज़ा। मतलब एक्सचेंज विजिटर को अमेरिका में तब तक रहने की अनुमति है जब तक वो फुल टाइम पढ़ाई करते रहे या वीज़ा नियम का पालन करते रहे, यानी उनके रहने की अवधि तय नहीं होती थी, किसमें, ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस में। लेकिन अब ये बदल दिया गया, अब कहा गया आप 4 साल ही रुक सकते हो अमेरिका में पढ़ाई के लिए। 4 साल के बाद में आपको रिन्यू कराना होगा वापस, किससे, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड एंड सिक्योरिटी से। अब पूरी न्यूज़ को देखते हैं, ये चीज़ें क्या। सबसे पहले आप देखोगे कि ये F1 वीज़ा क्या है, इसको F1 क्यों बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, रहता है ना कन्फ्यूजन। दूसरा H1 H1B वीज़ा क्या है, इनकी फुल फॉर्म। देखो, F1 की कोई फुल फॉर्म नहीं है। अमेरिका में एक कानून है, ठीक। अब देखो, कानून का नाम है इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट, जिसको बोलते हैं INA। ये 1952 में बना। सबसे पहले देखो, एक थोड़ा कन्फ्यूजन समझ लेना, वैसे इंटेलिजेंट हो। ये इमिग्रेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसमें मैं लिखूं माइग्रेशन और इमिग्रेशन में क्या डिफरेंस है। माइग्रेशन का मतलब है, देखो माइग्रेशन हिंदुस्तान में भी होता है। एक राज्य, मान लो बिहार के लोग राजस्थान आए, हरियाणा आए, या फिर हरियाणा के लोग कोलकाता गए, बिहार गए, काम के लिए आना जाना, वहाँ पे बसना नहीं, ये क्या है, माइग्रेशन। लेकिन कोई लोग अपना स्थान छोड़ के, अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में जाके काम भी कर रहे हैं, वहाँ बस भी गए, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, या फिर वहाँ पे बस गए, वो क्या बोला जाता है, माइग्रेशन। सॉरी, इमिग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है कि आप पढ़ने के लिए आए और वापिस चले गए, आप काम के लिए आए और वापिस चले गए। तो माइग्रेशन मतलब आना जाना लगा रहता है। और इमिग्रेशन का मतलब आपने एक देश छोड़ दिया है कंप्लीटली और दूसरे देश में रह रहे हो। तो वहाँ का कानून है इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट। इसमें उन्होंने माइग्रेशन को भी जोड़ रखा है, स्टूडेंट वीजा वगैरह ये देते हैं। अब उसके अंदर सेक्शन है, उन सेक्शन में सेक्शन नंबर 101 का सबसेक्शन ए में 15 का ऐप, उसमें ऐप में लिखा है स्टूडेंट वीजा के बारे में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं F1 वीजा का जिक्र है। इसमें क्या जिक्र, कोई भी स्टूडेंट अगर यूएस में पढ़ने आएगा उसको F1 वीजा मिलेगा, किसी एकेडमिक स्टूडेंट को। अब उसी में आगे ऐप के आगे जे लिखा हुआ है, J1। अमेरिकी वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है, ठीक है, इमिग्रेट वीजा है जिन उन लोगों को दिया जाता है जो एक्सचेंज प्रोग्राम, जैसे मान लो भारत सरकार का एक्सचेंज प्रोग्राम है, वहाँ के 50 स्टूडेंट यहाँ आएंगे, यहाँ के वहाँ जाएंगे। या मान लो कोई अगर कल्चर एक्टिविटी में लोग जा रहे हैं, सांस्कृतिक या प्रोफेशनल लोग हैं, ट्रेनिंग में जा रहे हैं, कॉलेज के प्रोफेसर, स्कूलों के, वो अगर यूएस जाते हैं उनको क्या मिलेगा, J1 वीजा मिलेगा। अब ये वीजा वगैरह कौन देता है, वहाँ पर ध्यान कौन रखेगा इसका, जो ये नए
इमिग्रेशन ए नेशनलिटी एक्ट है, NIA, इसको लागू करने की जिम्मेदारी है होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की है। ये उसको क्या करेगा, लागू करेगा और उसको देखेगा। अब हुआ क्या, देखो दूसरा एक वीजा और है, कौन सा, H1B वीजा। ये भी हम बहुत बार सुनते हैं कि H1B वीजा में बदलाव कर दिया गया है, क्या चीज़ है, पहले इनको समझते हैं फिर आगे देखेंगे। देखो इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट है 1952 में, उसी के अंदर वापस हम बात करते हैं सेक्शन 101 में, जैसे यहाँ पे एच लिखा है, देखो यहाँ पे एफ लिखा था, एफ, यहाँ पे एच वीजा, एच के अंदर भी कैटेगरी H1AB है ना, तो H1B वीजा उन लोगों को मिलेंगे जो प्रोफेशनली बहुत स्किल्ड है। क्या इस तरह के F1 किसको मिलते हैं, स्टूडेंट के लिए होता है, उसी तरह 1HB स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए होता है। अब कोई मान लो कि मजदूर चला गया इंडिया से, उसको मिलेगा H1 वीजा, केवल H1। H1B वीजा उनको मिलेगा जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल है, IT सेक्टर से हैं, इंजीनियरिंग से हैं, मेडिसिन से हैं, रिसर्च से हैं या फाइनेंस से हैं, उनको ये मिलेगा। अब आपसे कोई पूछे, देखो अभी भी इनका टाइम पीरियड 3 साल के लिए शुरुआत में, फिर ये 6 साल के लिए हो जाता है। अब मान लो कि कोई आदमी वहाँ गया, स्किल्ड है, जॉब कर रहा है, उसको कौन सा वीजा मिलेगा, F नहीं, उसको मिलेगा H1B वीजा। अब मान लो कि वो अपने बच्चों को ले जाना चाहता है, अपनी बीवी को ले जाना चाहता है, उनको कौन सा वीजा मिलेगा, उसी में H4 वीजा मिलेगा उनकी फैमिली को। तो अपने मम्मी पापा को अगर वहाँ जॉब करा तो H4 वीजा से ले जा सकता है। तो ये रूल है, समझ लेना कि H1 वीजा क्या है, F1 वीजा क्या है, ये न्यूज में। अब है कि वहाँ के डिपार्टमेंट ने क्या नया प्रस्ताव लाए हैं, वो प्रस्ताव लाए हैं कि जो अधिकतम, पहले क्या था, ड्यूरेशन ऑफ स्टेट, मतलब जब तक वो रुकना चाहे तब तक रुक सकता है, जब तक पढ़ाई कंप्लीट ना हो। F1 वीजा में ही संशोधन किया गया है, J1 में। किस किस में किया गया है, F1 वीजा जो स्टूडेंट के लिए है, और J1 वीजा स्टूडेंट वालों में ही बदलाव किया गया, H में नहीं किया गया। H में कोई बदलाव नहीं किया गया, याद रखना। किस में किया, F में और J में। मतलब ये स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट वाले कौन से, जो लोग हिंदुस्तान से कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, इसमें बदलाव। पहले क्या था कि स्टूडेंट वहाँ 20 साल तक पढ़ सकता है, अब कह दिया नहीं, आपके वीजे की सीमा, आप पढ़ो चाहे कितने साल, लेकिन पहले वीजे की सीमा अनलिमिटेड थी यूएस में स्टूडेंट वीजा की, अब कितनी कर दी है, 4 साल होगी। ये ड्राफ्ट बना रहे हैं। इस अवधि के बाद अगर किसी छात्र को और समय चाहे, मान लो कि और पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उससे DHS से एक्सटेंशन क्या लेना होगा, एक्सटेंशन ऑफ स्टे लेना होगा। कि आप कितना टाइम और रुकना चाहते हो, वो कौन देगा, DHS है, डिपार्टमेंट ऑफ, है आपको क्या देगा डिपार्टमेंट, होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्या देगा आपको, एक्सटेंशन देगा। किसके ऊपर, एक्सटेंशन ऑफ स्टे के लिए आपको उसके पास जाना होगा। और वो अब मिनिमम वीजा या अधिकतम मानो कितने साल तक मिलेगा, 4 साल के लिए। अब एक्सटेंशन ऑफ स्टे ये कौन तय करेगा, DHS तय करेगा। हर छात्र को समय पे आवेदन करना होगा। अब क्वेश्चन है कि ये बदलाव क्यों किया गया यूएस में। सरकार का मानना है कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे कि मतलब वो जब तक उसकी पढ़ाई पूरी ना हो, DS है सिस्टम से छात्र कई बार लंबे समय तक अमेरिका में रह जाते हैं, जिससे उनकी निगरानी करना मुश्किल हो जाती है। ठीक, या नया नियम छात्रों पर बेहतरीन निगरानी के लिए और सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाएगा, जिससे क्या आएगी, प्रशासनिक सुधार या प्रशासनिक पारदर्शिता के दृष्टिकोण को इन्होंने बताया। अब इससे प्रभावित कितने लोग होंगे, यूएस में 10 लाख छात्र बाहर से पढ़ने आ रहे हैं, उनमें से 3.3 लाख भारत के छात्र, मतलब 1/3 अपने देश के हैं। वो क्या हो जाएंगे, प्रभावित होंगे। किससे, ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस था पहले कि भाई जब तक तूने पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक, अब वो नहीं रहा। अब क्या है, एक्सटेंशन ऑफ स्टे हो गया। क्या हो गया, एक्सटेंशन ऑफ स्टे हो गया। कब तक रुकोगे, 4 साल तक का वीजा दिया, फिर आपको परमिशन लेगी। अगर ये नियम लागू हो तो भारतीय छात्रों पे सबसे अधिक असर पड़ेगा, क्योंकि लंबी पढ़ाई के लिए करने वालों को बीच में एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। वो एक्सटेंशन देंगे नहीं देंगे उस डिपार्टमेंट पे निर्भर कर। अब एक्सटेंशन से पहले क्या था, ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस में क्या था, पहले एक फॉर्म भरा जाता था, फॉर्म का नाम था I-94। इस पे क्या है, जब एंट्री होती किसी स्टूडेंट की तो उसको क्या मिलता है, F1 वीजा पे अमेरिका में प्रवेश करता है और वो उसका रिकॉर्ड
फॉर्म I-94 पे दर्ज होता है। आम वीजा की तरह यहाँ कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती थी, लेकिन अब एक्सपायरी डेट ये लोग क्या कर रहे हैं, लिख देंगे। ठीक, पहले फुल टाइम के लिए वीजा मिलता था, अब वो डेट लिख दे। अब आता है DHS, इसे क्यों खत्म करना चाहता है? जो इनका डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, होमलैंड सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है यूएस का, DHS, ये क्यों खत्म करना? उनका कहना है कि लंबे समय तक रुकना, कई छात्र 10 तक अमेरिका में रह गए, लगातार एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में वो जाते रहते हैं, वो अपने देश नहीं जा रहे हैं। दूसरा, कुछ तो एडवांस डिग्री पूरी करने के बाद में भी, मान लो किसी ने PhD कर लिया तो उसको यूएस में रुकना है, कुछ छोटी मोटा लैंग्वेज कोर्स में लग गया। तब इन्होंने कहा कि भाई जब 1980 और 90 की बात करते हैं, दशक में, तो यूएस का डिपार्टमेंट है, होमलैंड सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है, उसने बोला है कि F1 जो वीजा था 1980-90 में कितने दिए जाते थे, 2.6 लाख। अब 2023 में 16 लाख प्लस ये वीजा दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ J1 छात्र जो मतलब कल्चरल प्रोग्राम में अगर एक्सचेंज वगैरह हो क्या रहे थे, 1980 में 80 के बाद से 250 गुना वृद्धि हुई है, 5 लाख लोगों के पास ये वीजा। इतनी बड़ी संख्या की निगरानी करना होमलैंड सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है यूएस, उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि F1 वीजा धारक ओवर स्टे करते हैं। ओवर स्टे की रेट कितनी है? लगभग 3% मान लो, या 2.69 है, अनुमानित है। अब बहुत सारे लोग आके भाई संख्या का बहुत प्रतिशत कम है, लेकिन 1.6 मिलियन लोग हैं तो संख्या ज़्यादा होती है। अब वापिस DHS, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, ये अमेरिका का फेडरल डिपार्टमेंट है जो केंद्रीय मंत्रालय की तरह काम करता है। अब सरकार का तर्क क्या है कि फिक्स एंड एंडेड डेट दी जाएगी, कि छात्र को 4 साल का टाइम दिया, फिर अगर एक्सटेंशन लेना चाहता है फिर भी फिक्स टाइम दिया जाएगा। उसको क्या करना होगा? आवेदन करना होगा। किसके पास? डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के पास, जो चेक करेगा और उसको मौका देगा कि भाई सिस्टम का कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। अब अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने F1 वीजा सिस्टम में कई बड़े बदलाव पर प्रस्तावित किए। उन्होंने क्या कर, ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस को खत्म कर दिया गया। अब क्या कर दिया है, उसकी जगह फिक्स टाइम कर दिया। टाइम पीरियड है 4 साल, अगर अपने प्रोग्राम के एंड तक वो अमेरिका में रह सकता है। दूसरा, एक्सटेंशन ऑफ स्टे, अगर उसको लगता है कि उसको और टाइम लगेगा तो उसको ये स्टे लेना पड़ेगा। अब उसको, छात्र को, जैसे डिग्री पूरी करने के लिए, ऑप्ट करने के लिए, PhD करने के लिए क्या लेना होगा? डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी से परमिशन या EOS, एक्सटेंशन ऑफ स्टे लेना होगा। इसके लिए उसे फॉर्म क्या भरना होगा? कौन सा फॉर्म भरना होगा? अब नया दूसरा फॉर्म I-539, मतलब 539 भरना होगा। उसे फी जमा करनी होगी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, अगर एक्सटेंशन और चाहिए तो बायोमेट्रिक देने होंगे, जरूरत पड़ने पर इंटरव्यू भी उनके होंगे। अब इससे क्या होगा कि ग्रेस पीरियड खत्म कर, पहले क्या था कि मान लो आपकी डिग्री खत्म हो गई तो आप 60 दिन और रुक सकते थे अमेरिका में। अब ये कर दिया नहीं, 4 साल का वीजा है, 4 साल बाद में आप 30 दिन ही रुक सकते हो, वीजा खत्म होते हैं। दूसरा, पहले स्टूडेंट क्या करते हैं, 1-2 साल BA कर लिया, BA मान लो अगर हिस्ट्री से कर रहे हैं, कोई पॉलिटी से कर रहा है, बीच में प्रोग्राम बदल दिया। अब इन्होंने कह दिया नहीं, आप प्रोग्राम नहीं बदल सकते, एक एकेडमिक ईयर पूरा करोगे। ठीक, कोर्स के बीच में कोई प्रोग्राम बदलने की अनुमति नहीं है, दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जा सकते। दूसरा, सेकंड मास्टर पे रोक, पहले लोग क्या करते हैं, एक मास्टर कर लिया, मान लो MA कर ली, MSc कर ली, अब नहीं, क्या कर, रोक, छात्र अब उसी या लोअर लेवल डिग्री में नया दाखिला नहीं लेंगे, दूसरी डिग्री नहीं होगी। दूसरा, पहले क्या था कि लैंग्वेज जो कोर्स था उसकी अवधि फिक्स नहीं थी, अब अवधि फिक्स कर देगी। 24 महीने में आपको, मतलब 2 साल में लैंग्वेज स्टडी का कोर्स आपको सीखना कंप्लीट है, अब इससे ज़्यादा नहीं रुक सकते। यही था इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, सारा बहन राम राम।